आपको 5 लेक्चर कोरेंथ का दे चुका हूँ, छोटा छोटा है ना लेक्चर है, तब भी 1 घंटा का ही है पर लेक्चर लगभग। भी 6ठा लेक्चर लेकर मैं आया। मैं पिछले लेक्चर में इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बता रहा था। मेटालिक कंडक्टर का केस बताया, सेमीकंडक्टर का केस बताया, एलॉय का केस बताया। एलॉय के केस में मैं बोला कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा से, रेजिस्टिविटी थोड़ा सा से बढ़ेगा, है ना। और लेकिन तो 2 तरह की बात होती है, बहुत छोटे चेंज इन टेम्परेचर के लिए और बहुत ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर के लिए। ग्राफ में के पैटर्न में, ग्राफ के नेचर में चेंज आएगा मेरा बच्चा, है ना। तो कभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाते हैं तो कभी है ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज वाला केस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज वाला ग्राफ सब दिखाया जाता है बच्चों। तो अभी जो हम लिख रहे थोड़ा सा एलॉय के बारे में, मैं 2-3 एलॉय 3 एलॉय का एग्जाम्पल में दे दिया, है ना। आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट में थोड़ा सा चर्चा करूँगा। उसमें जो डिवाइस सब होगा हीटिंग अरेंजमेंट के लिए, उस सब में किसका क्या इस्तेमाल होगा, है ना। पोटेंशियोमीटर में वायर किस मटेरियल का होगा, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, जब किरचॉफ्स लॉ ये सब बताएंगे, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उस सब में इस सब तरह का चीज़ आएगा कि किस मटेरियल का वायर का इस्तेमाल करते हैं मेरा बच्चा। तो देख लो, पहले मैं लिखा हूँ थोड़ा सा 4 लाइन लिखा हुआ है। सम एग्जाम्पल ऑफ एलॉय। पहला नाइक्रोम लिखे। नाइक्रोम में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, 4 मेटल का कम्बिनेशन है जिसमें निकल का परसेंटेज 60%। ये सब अपना लिखने का है और याद करने का चीज़ है ना। विच हैज़ हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण इसको हीटिंग डिवाइस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मेल्ट नहीं करेगा तो वो काम करेगा, डिवाइस काम करता रहेगा बहुत हाई टेम्परेचर तक। तो इट इज़ यूज्ड एन एलिमेंट इन हीटिंग डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, है ना, एंड गीज़र। तो इन सारे हीटिंग डिवाइस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कौन एलॉय का, तो नाइक्रोम का। यार आपको रटना चाहिए, थोड़ा सा रटा रहना चाहिए, कभी कभार क्वेश्चन बनता है ना। तो कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन अगला एलॉय का एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटाइन में कॉपर और निकल, कॉपर का 60%, निकल का 40%। मैग्नीन में 3 चीज़ बोल रहे हैं, कॉपर, मैग्नीज और निकल। कॉपर का 84, मैग्नीज का 12%, निकल का 4। ये आप रटो, याद लिखा है ना। एंड हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी विच इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा एलॉय का भी, लेकिन इतना हाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से बढ़ाएंगे तब जाके थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा रेजिस्टिविटी में। तो ऑलमोस्ट उसको कांस्टेंट मान लिया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है, माना जाता है। रेजिस्टेंसेस फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स एंड रियोस्टेट्स। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट बोलते हैं, सर्किट एलिमेंट होगा। तो इन सारी बातों को नोट कर लें और याद कर लेना है। कंपोजिशन ये सब याद रहना चाहिए सबका, ठीक है। और मैं पिछले लेक्चर का थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पर मैं ले चलूँगा बच्चों। बेसिक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, हमारा सारा बच्चा 10th के नीचे पढ़ा हुआ है। अब उसी में से थोड़ा सा क्या होगा, पहले तो बेसिक्स ही पढ़ना है, उसके बाद उसके स्टैंडर्ड को बढ़ा देना है, कैसे क्या करते हैं। पिछले लेक्चर में इसका एप्लीकेशन हम लोग कर चुके हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का थोड़ा थोड़ा पैरेलल और सीरीज वाला। जब रेजिस्टेंस निकालते थे नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, जिसमें रेजिस्टिविटी में क्या होता था, अलग अलग लेयर का रेजिस्टिविटी चेंज होता था तब। तो देखिए अभी पहले इसको लिख लो। आया था बच्चों, है ना, रोटी बराबर रो 0 e⁻ अल्फ़ा इंटू डेल टी। अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अल्फ़ा निगेटिव होगा तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अल्फ़ा पॉजिटिव मेटालिक कंडक्टर के लिए, अल्फ़ा निगेटिव सेमीकंडक्टर के लिए। अल्फ़ा ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोले थे किसके लिए भाई, है ना, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू नेग्लिजिबली है स्मॉल।
तो किसके लिए? एलओआई के लिए। 3 केस बताए थे। और इसी में मैं बताया था ये रोटी बराबर रो जीरो, पिछले लेक्चर की बात मैं बोल रहा हूँ बच्चों, है ना। इसका एक्सपेंशन में बोला था 1 + e⁻ अल्फ़ा इंटू डेल टी प्लस, अब इसको नहीं लिखेंगे आगे, इतना ही, व्हेन अल्फ़ा डेल टी इज वेरी स्मॉल, दैट इज फॉर ए स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होगा। अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज वाला होगा, और इस केस में ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज वाला ग्राफ था, है ना, जो पिछले में मैं बताया था। तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल टी या डी टी, जो भी बोले, तो क्या होगा चला, एक समान ग्राफ बोले तो रो का टेम्परेचर में राइज या यहाँ इस तरह से दिखाएंगे तो टेम्परेचर में राइज, बहुत छोटे चेंज इन टेम्परेचर के लिए स्केल में ये बहुत छोटा, यह डिस्टेंस जो होगा बहुत छोटा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन टेम्परेचर को। तो चला ये जो होगा किसके लिए होगा? मेटालिक कंडक्टर के लिए। मेटालिक कंडक्टर का लीनियर ग्राफ होगा, है ना। उसके बाद सेमीकंडक्टर के लिए इस तरह का ग्राफ होगा, या कोई जीरो वैल्यू नहीं बोला जाएगा, एक सर्टेन वैल्यू है ना, जो 0 डिग्री सेल्सियस और इस पर चाहिए भी, और इसका रेजिस्टिविटी का कुछ वैल्यू होगा, और वह क्या होगा? कांस्टेंट लेंगे बच्चों। किसके लिए बच्चों? एलओआई के लिए, छोटे टेम्परेचर, और नहीं तो बड़ा टेम्परेचर के लिए तो मैं इस तरह दिखाया था, इस तरह से थोड़ा सा 200, 300, 400 केल्विन करके दिखाया था। तो यह 200 केल्विन, 300 केल्विन, 400 केल्विन, इस तरह से केल्विन में टेम्परेचर लिए थे। स्टेट ग्राफ मतलब यह एलओआई के लिए था, फॉर एलओआई समझाए हुए हैं। केवल कुछ जगह इस तरह का नेचर का ग्राफ दे तो हम लोग इस तरह की बात करेंगे जब छोटे चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे। तो ये रेजिस्टिविटी, और अगर हमसे कुछ सवाल इस तरह का हम छोटा सवाल देते हैं, किस में कौन एप्लीकेबल होगा, कब ये एप्लीकेबल होगा और कब ये एप्लीकेबल होगा, तो ये तब एप्लीकेबल होगा जब 5 केल्विन 10 केल्विन का डिफरेंस राइज इन टेम्परेचर हो या डिक्रीज इन टेम्परेचर हो, या 100 केल्विन 200 केल्विन 300 केल्विन से राइज करेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में राइज। केल्विन में जितना चेंज होता है मेरा बच्चा, सेल्सियस में भी उतना ही चेंज लिया जाता है। तो इस तरह के सवाल को, छोटा सवाल हमें 2 दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। पहले ये छोटी सी बात समझ गए होंगे कि ई फार्मूला कब लगता है, जब राइज इन और डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर बड़ा हो तब, और जब चेंज इन टेम्परेचर छोटा हो तो इस तरह का फार्मूला चलाएगा, अप्रॉक्सीमेशन लगा के e⁻x का एक्सपेंशन में अप्रॉक्सीमेशन लगा। इसी में रेजिस्टेंस का भी फार्मूला मैं दिखा देता हूँ बच्चों, RT = R0 e⁻α इंटू डेल टी। और इसके लिए जब छोटे चेंज इन टेम्परेचर के लिए क्या बोलोगे, RT = R0 इंटू 1 + अल्फ़ा इंटू डेल टी। हम लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, मैं पिछले लेक्चर में बोला, पहले 11th में प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर और सेमीकंडक्टर थर्मामीटर में स्पेशली जर्मेनियम थर्मामीटर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को क्या है, किसके लिए अल्फ़ा पॉजिटिव, अल्फ़ा व्हाट इज़ अल्फ़ा, मैं बोला का एक टॉपिक दे दिया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट डायमेंशन सब जानते हो बच्चों। अब हम लोग इस पर छोटा सवाल देख लें और तब आगे बढ़ेंगे। बच्चों 2 सवाल में रखा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 200 केल्विन then its resistance changes from 10 ohm to 20 ohm। 10 ohm से 20 ohm क्या हो गया, रेजिस्टेंस दुगुना हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ा है टेम्परेचर को कर बढ़ाने से। तो ये पहला हो गया कि यह मेटालिक कंडक्टर के कैटेगरी का हो।
तो कहता है फाइंड अल्फ़ा, अल्फ़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें हम दो फार्मूला बताए हैं आपको। एक फार्मूला बताया मैं, क्या चीज़, RT बराबर R0 e टू द पावर अल्फ़ा इंटू डेल टी। तो बच्चों केल्विन में ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल T लिखे चेंज इन टेम्परेचर के लिए, तो R0 e टू द पावर अल्फ़ा डेल टी। और दूसरा फार्मूला बुलाया था क्या चीज़, RT बराबर R0 इंटू R0, चाहे इस तरह से लिखा था 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल टी। इसी से अल्फ़ा आया भाई RT माइनस R0 बच्चों R0 इंटू डेल टी। अब दो तरह की बातें आई है ना, कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा को। तो यहाँ बहुत ज़्यादा राइज इन टेम्परेचर है बच्चों, 200 केल्विन या 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये इस फार्मूला यह हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, या गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाना था मेरे को। तो आपके क्वेश्चन के मुताबिक RT हो गया 200, R0 हो गया कितना, एक तरह से है ना, RT बराबर 20 ओम और R0 10 ओम। तो 20 इंटू बराबर 10 e टू द पावर अल्फ़ा इंटू डेल टी। डेल टी इज़ व्हाट, 200। कितना होगा, 2 बराबर e टू द पावर अल्फ़ा इंटू 200। 200 अल्फ़ा बराबर ln2, इसलिए अल्फ़ा बराबर ln2 बाई 200। अब ln2 का वैल्यू याद रहे, पुट कर दीजिए तो हमको क्या होगा, अल्फ़ा का वैल्यू मेजर्ड हो गया, मतलब इस डाटा से। अब दूसरे सवाल में मैं बताने चाह रहा हूँ, है ना। तो सेकंड सवाल में है व्हेन टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 10 केल्विन, बहुत छोटा चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो हम लोग इस फार्मूला को वहाँ न लगा कर क्या लगाएंगे, दिस मच। तो क्या होगा सॉल्यूशन में, अब कैसे पता चला सो समझ गए। सॉल्यूशन एज अल्फ़ा बराबर RT माइनस R0 बाई R0 इंटू क्या चीज़, डेल टी। इसमें हम लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, डेल R बाई R इंटू डेल टी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में कितना है, अल्फ़ा RT माइनस R0 कितना हो जाएगा, 1 ओम, 1/100 R0 इनिशियल 100 ओम, है ना। और चेंज इन टेम्परेचर क्या चीज़, 10 केल्विन। तो अल्फ़ा बराबर कितना होगा, 10 का पावर -3 केल्विन इनवर्स। तो इस तरह का सवाल कुछ नहीं था, सवाल में ये था कि आपको इस पर ध्यान देना है, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। और तब बात कर लेनी। ln2 का वैल्यू आप बहुत सारे जगह यूज कर चुके हैं हम लोग, 0.693 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, या 0.693, और उसको हम लोग क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, 200 से, तो ये एक्यूरेट वैल्यू निकल जाएगा। कब ये एप्लीकेबल नहीं हुआ सो समझ गया मेरे बच्चों। दो फार्मूला होता है, यह बहुत छोटे चेंज इन टेम्परेचर के लिए है, और यह सभी ऑलमोस्ट सारे रेंज के लिए है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट छोटे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर या छोटे चेंज इन टेम्परेचर के लिए ये फार्मूला लगा देते हैं। अप्रॉक्सीमेशन का, एक्सपोनेंशियल का अप्रॉक्सीमेशन का बात था। ये दो को छोटा सवाल था, तो इस तरह से इसको देख लो कहाँ पर कौन लगाएंगे। यह गलत नहीं हुआ, लेकिन हम ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, यह सारी जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, यह सारी जगह एप्लीकेबल है। इसी से इस फार्मूला को हम लोग निकाले। तो चले अब आगे हम लोग इसको रोकते हैं और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, जो बेसिक बात है उसके ऊपर चलते हैं। मेरे बच्चा, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, छोटी छोटी बात को लिखते हुए आगे बढ़ना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पहला मैं बोल रहा हूँ सीरीज ग्रुपिंग, और सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स का इस्तेमाल बच्चों हम लोग वोल्टेज डिवाइडर, है ना, पोटेंशियल को बांटने में क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, इस कंसेप्ट का। और आगे पैरेलल ग्रुपिंग में मैं बताऊंगा कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी।
करंट डिवाइडर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। पहले अभी सीरीज ग्रुपिंग, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टर्स is said to be in series grouping when same current is flowing through each resistor। जो करंट फर्स्ट रजिस्टर से जाएगा वही करंट निकल कर क्या है, ये नहीं है कि 10 एम्पियर अलग से उसमें जा रहा है, दूसरे में भी 10 एम्पियर, तीसरे में भी 10 एम्पियर, अलग अलग 10 एम्पियर, उसको हम सीरीज नहीं, जो करंट एगो में गया वही करंट निकल कर दूसरे से जाएगा, दूसरा करंट तीसरे से जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल, करंट सेम होगा सब रजिस्टर्स के, एक ही करंट सब से होकर जाएगा, लेकिन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल टेक्स प्लेस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब क्या क्या पॉइंट हो सकता है सो देखना है, तो हम दिखा दें थोड़ा सा फिगर में। रजिस्टर का सर्किट सिंबल था मेरा बच्चा इस तरह से, या रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये दिखा भी R1 और R2, इसको बैटरी से जोड़े, बैटरी सब अलग से मैं फिर अब सारा आइडिया है 10th के नीचे, लेकिन फिर भी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बात करेंगे, EMF ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस है ना, क्रॉस द सेल वाली बात सब सीखेंगे अभी जस्ट इसके बाद। अभी लेकिन सेल के बारे में आइडिया, या पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, जनरली ई इसमें लिखा रहेगा कैपिटल ई, EMF ऑफ द सेल, और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अभी हम लोग आइडियल सेल की बात करें जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, मतलब आइडियल रेजिस्टेंस सेल होगा कोई नहीं, सब में इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम लोग एक आधार मान लेते हैं कि सेल इज आइडियल और इंटरनल रेजिस्टेंस इज क्या है 0। तो यह R1, इसके क्रॉस जो वोल्ट डेवलप होगा, वोल्ट मीटर एक डिवाइस पढ़ता है पहले से भी पता है, तो यह वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देखेगा V1, फिर यह क्या दिखाएगा V2, या इसके क्रॉस V1 और इसके क्रॉस V2। पैरेलल, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ammeter is current measuring device और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हाउ एंड व्हाई सब वाली बात आगे देखते रहेंगे, लेकिन पहले यहाँ तो इसके क्रॉस V1, तो V1 बराबर क्या मेरा बच्चा, करंट गया इससे I, तो I इंटू R1, फिर V2 बराबर I इंटू R2, ठीक है। यह दिखा रहे हैं क्या, ये नहीं भी रहेगा तो कुछ नहीं, यहाँ V1 बराबर R1 और V2 बराबर R2। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ जो मेन करंट गया है I बराबर, इस दो रेजिस्टर्स मिलकर क्या है, मेन करंट I है, सब में करंट भी क्या होगा, इसमें भी I है, इसमें भी I है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो अब पैरेलल सीरीज ग्रुपिंग कहलाएगा मेरा बच्चा, लेकिन पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये दोनों मिलकर क्या देगा मेरा बच्चा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स देगा। दो रेजिस्टर्स मिलकर कई रेजिस्टर्स की तरह मेरा बच्चा, दो रेजिस्टर्स, जिसका रेजिस्टेंस क्या ले लिए RS, वही बैटरी दिखा रहे हो, आइडियल सेल मान ले तो यह V दिखाएगा, V इसके क्रॉस कितना वोल्ट डेवलप होगा V, और V बराबर व्हाट, I इंटू RS, V बराबर IR, तो V बराबर IRS, एज V बराबर V1 प्लस V2। इसी बात को मैं यहाँ आगे लिखाता हूँ, ये सिंपल फॉर्म फिगर बता के हम 3 रेजिस्टर्स वाला का दिखा देते हैं, उसके बाद फटाफट काम करना है मेरा बच्चा। एज है ना, V बराबर V1 प्लस V2,
हेयर V के जगह I इंटू RS, I इंटू R1, I इंटू R2। सब अच्छा, यह वैल्यू पुट कर दिए V1 V2 का, और तो अब क्या होगा, I कैंसिल हो गया तो RS बराबर R1 प्लस R2। इसमें क्या लिखोगे, V1 बाई V2 बराबर, हेयर V1 बाई V2 बराबर R1 बाई R2। I सेम है तो V वैरीज क्या चीज़, R बोला जाएगा। इन सीरीज ग्रुपिंग V वैरीज R, है ना। एक पॉइंट है बच्चों, जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाएंगे तो क्या अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड H बराबर I स्क्वायर RT बोला जाता है। अब टर्म आप पता होना चाहिए 10th, है ना, 11th में भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कई बार यूज करें। H बराबर है, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, फिर से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट थोड़ी सी चर्चा करेंगे। H बराबर I स्क्वायर RT बात करेंगे। I सेम होगा सीरीज में बच्चों, सब है ना, रजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम होगा, तो H वैरीज क्या होगा, H वैरीज R, चूँकि I इज क्या चीज़ सेम फॉर ईच रजिस्टर्स। तो अगर H1 और H2 हीट डेवलप्ड होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग H1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग H2, तो इस फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, H1 बाई H2 बराबर, हेयर H1 बाई H2 बराबर R1 बाई R2। ये तो दो रजिस्टर्स का केस हुआ। RS बराबर R1 प्लस R2 सबको आता है। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस उससे बड़ा होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग सीरीज में रेजिस्टर्स को जोड़ेंगे। तो अभी देख लो, इतना बात समझ लिया है। 3 रेजिस्टर्स की बात करने चले हैं मेरा बच्चा, 3 रेजिस्टर्स की बात करने चले, है ना। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ छोटा सा, फिर से फिगर, है ना, या R1 या रजिस्टर्स का सर्किट सिंबल है मेरा बच्चा R2। फिर 10th में एकदम पढ़ के आए हैं ये सब, या R3, और इसमें बैटरी लगा दी, 2 सेल 3 सेल जोड़ देंगे सीरीज में, दिखाएंगे। लेकिन अभी हम दिखा रहे हैं कि इसमें सब सेल मिलकर क्या दे रहा है, इफेक्टिव वोल्टेज जो दे रहा है V दे रहा है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। इसके क्रॉस बच्चों V1 V2 V3, V1 बराबर, या मेन करंट I है तो V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3। करंट विल बी सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। ये मिलकर क्या देगा मेरा बच्चा, एक ही रजिस्टर्स देगा। 3 रजिस्टर्स मिलकर एक रजिस्टर्स, 10 रजिस्टर मिलकर एक रजिस्टर्स, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स। हम लोग ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। उसी तरह का रिजल्ट सब आएगा। रॉड ये सब का केस में पढ़ाए थे ट्रांसफ़र ऑफ हीट में, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली बात। तो अभी ध्यान दो, यह RS हो गया मेरा बच्चा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS, और इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस M और N के बीच में 3 रजिस्टर्स जुड़ा हुआ है। यह तीनों मिलकर एक रजिस्टर्स की तरह काम करेगा, और बैटरी वही है बच्चों। 3 सेल दिखाए थे, 3 सेल दिखा दिए। M और N के बीच में इसका वोल्ट क्या है, V है, तो यहाँ V बराबर I इंटू RS। जिस तरह हम लोग लिखते हैं एज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V की जगह I इंटू RS, I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3, I गॉन, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 रजिस्टर्स के केस में 4 रहता तो R4 है, 5 रहेगा तो R5, जो जैसे रहेगा इस तरह से। पहले इतना हम लोग कर ले, और तब इसके आगे हम दिखाते हैं। जस्ट अभी सीरीज ग्रुपिंग में हूँ मैं, है ना। बच्चों यहाँ से हम लोग निकाले RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रजिस्टर्स के केस में। एज V बराबर I इंटू RS,
इसलिए क्या होगा, I बराबर V बाई RS, RS के जगह R1 प्लस R2 प्लस R3। V1 बराबर हम लोग लिखे हैं क्या चीज़, I इंटू R1, तो क्या लिखोगे, V इंटू R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। दिया रहेगा V, R1 R2 R3, तो R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा पहला रेजिस्टर के क्रॉस। सिमिलरली मेरा बच्चा V2 बराबर IR2 कितना है ना, I के जगह इतना बस V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। V3 लिखा जा सकता है बच्चों, तो V3 बराबर एंड V3 बराबर I इंटू R3 I इंटू R3, I के जगह V बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3। कैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस, R3 के क्रॉस। अगर 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स रहता मेरा बच्चा, इसमें 300 वोल्ट देते, तो यह 100 वोल्ट होता, यह 100 वोल्ट होता, 100 वोल्ट इक्वली 1/3 टैपिंग ऑफ रेजिस्टर्स बोला जाएगा, है ना। मतलब रेजिस्टर्स को 3 इक्वल सेगमेंट में बांटेंगे और जो अप्लाइड वोल्टेज है वह 3 इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा, है ना। तो 1/3 टैपिंग बोला जाएगा। सेंट्रल टैपिंग बोलेंगे आगे के सवालों में। तो सेंट्रल टैपिंग का मतलब गिवन रेजिस्टर्स को 2 पार्ट्स में कर देंगे, दोनों सीरीज में। तो वोल्टेज अगर 300 लगा रहे हो तो 300 वोल्ट है तो 100 वोल्ट 150 वोल्ट और 150 वोल्ट इक्वली पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज डिवाइडर के रूप में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन वाली बात करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं इतना बेसिक बात सिखा दिया। अभी और इससे रिलेटेड रेजिस्टिविटी निकालना, कंडक्टिविटी निकालना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा, वो सब मैं बताने जा रहा हूँ अभी। पहले पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ लेने के बाद। बच्चों, पैरेलल ग्रुपिंग और पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। The 2 or more resistors is said to be in parallel grouping when potential difference between 2 ends of each resistors is same. In parallel grouping of different resistors, one end of each resistors are connected at one common potential, common point बोला जा सकता है, are connected at one common potential and other end of each resistors are connected
at other common potential। पॉइंट बोला जा सकता है, सबका एक एंड एम पॉइंट पर हो जाए सब रजिस्टर, सबका दूसरा एंड एन पॉइंट पर कनेक्टेड हो जाए, तो एम वाला सबका पोटेंशियल सेम हो गया एक एंड का, एन वाले का सबका पोटेंशियल, मैं फिगर में दिखाता हूँ तब। तो इसके केस में भी इज क्या चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो हम लोग एज भी पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच रजिस्टर्स in parallel grouping। parallel grouping therefore I varies क्या चीज़ 1/r। ओम्स लॉ से I बराबर V बाई आर, V इज सेम तो I varies, जिस आर्म्स का रेजिस्टेंस पैरेलल ग्रुपिंग में कम होगा उसके क्रॉस ज़्यादा करंट पास करेगा मेरा बच्चा। तो ये चीज़ होगा। इसमें क्या दिखाएंगे हम आगे, अभी जस्ट I1/I2 बराबर R2/R1। हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ H1H2 हीट प्रोड्यूस था, उस केस में भी सेम है, तो H वैरीज 1/R होगा। आगे थोड़ा जगह नहीं है यहाँ, इसके आगे मैं बात कर लेता हूँ फिर। तो यह हो गया चलन कि दो और दो से ज़्यादा रजिस्टर्स पैरेलल ग्रुपिंग में तब कहलाएगा जब सबका एक एंड एक कॉमन पोटेंशियल पर कनेक्टेड होगा या एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड होगा और दूसरा एंड सारे रजिस्टर्स का अदर कॉमन पोटेंशियल पर होगा, है ना, कॉमन पॉइंट पर होगा। तो और उस दोनों कॉमन पॉइंट के बीच में बैटरी जोड़ देंगे तो वह कॉम्बिनेशन क्या बोला जाएगा, पैरेलल ग्रुपिंग बोला जाएगा मेरा बच्चा। पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स विल बी सेम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस। ये सब बात नीचे के क्लासेस से पढ़कर आए हैं बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ उन सारी बातों को, और फिर आगे इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे। तो जस्ट अभी हम फिगर में आ रहे हैं बच्चों, पैरेलल ग्रुपिंग की बात कर रहे थे। अब तो दो रजिस्टर्स एक कॉमन पॉइंट M, दूसरा कॉमन पॉइंट N, इसके क्रॉस बैटरी लगाए जो V वोल्ट इसके क्रॉस पैदा करता है ना, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना Vm माइनस Vn बराबर भी, इस रजिस्टर्स के लिए भी और इस रजिस्टर्स के लिए भी। यहाँ से मेन करंट आ गया बच्चों, आगे किरचॉफ्स करंट लॉ पर है जाएगा, द टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउट गोइंग करंट, पहले से पता है। तो यहाँ से चला I है, यहाँ I1 गया तो यहाँ से I माइनस I1 जिसको हम I2 ले रहे हैं। यहाँ पर I1 का फॉर्मूला क्या होगा, V/R, तो V/R के जगह R1, I2 का फॉर्मूला क्या होगा, V/R2। अब ये दोनों रजिस्टर्स मिलकर बच्चों एक इक्विवेलेंट इफेक्टिव रजिस्टर्स की तरह काम करेगा, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP लिख रहे हैं, P फॉर पैरेलल, S फॉर सीरीज उसमें था, तो RP, और बैटरी वही लगाए हो और पॉइंट वही है M और N के बीच में मेरा बच्चा। यहाँ से करंट गया I और I बराबर मेरा बच्चा V/RP। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स M एंड N, है ना, बिटवीन 2 एंड्स ऑफ ईच रजिस्टर्स, बोलते रहना है ना। सेल का सिंबल जान रहे हो, प्लस माइनस, फिर से आ रहे हैं सेल, ये सब पर हम आपको आ रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड ग्रुपिंग, सब चीज़ सिखाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो वो सारा। अभी आगे धीरे धीरे करंट का मैं बेसिक बोला, बेसिक में ही कुछ कुछ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ देख लो अब क्या होगा, एज I बराबर I1 प्लस I2, I की जगह मेरा बच्चा यहाँ से V/RP है। RP is the effective or equivalent resistance in parallel combination of two resistors R1 and R2, और I1 के जगह बच्चों V/R1, V/R2, V गॉन हो गया, तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2।
इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या होगा, है ना, 1/rp बराबर r1 प्लस r2 बाई r1 इंटू r2। rp बराबर क्या देगा बच्चों, r1 इंटू r2 बाई r1 प्लस r2। इसको सिंपल भाषा में प्रोडक्ट बाई सम बोला जाएगा। ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग पढ़ाए थे, यह रिजल्ट वहाँ सीरीज ग्रुपिंग में आता था बच्चों, है ना। तो इस तरह से बात को ध्यान देना है ना। अगर मान लीजिए कोई यह हीटिंग एलिमेंट है, ये भी हीटिंग एलिमेंट है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, पैरेलल में है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड जो होगा सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग। इन पैरेलल ग्रुपिंग भी इज सेम। मैं थोड़ा सा उस फार्मूला सब पर आ रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फार्मूला आगे होगा तो पढ़ाएंगे भी, नहीं तो आप 10th के नीचे भी पढ़े हुए हैं और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार बोला गया हुआ है। मैं बोला W वर्क डन बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। भी Q बराबर IT, करंट I और T टाइम तक है तो चार्ज कितना फ्लो किया एक सेक्शन, एक इंच से दूसरे इंच तक, तो वो IT। फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर IR इंटू T, IR इंटू IT, I स्क्वायर RT बोलेंगे चला। और I बराबर V बाई R के हिसाब से भी ले लें तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, तो V स्क्वायर T बाई R बोला जाएगा। यह वर्क डन का फॉर्मूला मिला बच्चा। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में W बराबर JH बोला गया था। J इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, J इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब यह सब रिवाइज होना चाहिए। अगर वर्क जूल में और हीट कैलोरी में है तो J का वैल्यू 4.2 जूल पर कैलोरी बताया गया था। और इफ़ W एंड H बोथ आर इन जूल देन J बराबर 1, है ना। इसलिए W बराबर H, तो हेयर H बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, H बराबर I स्क्वायर RT। इसका फॉर्मूला का यूज किए सीरीज ग्रुपिंग में, I सेम है तो H वेरीज R, और दूसरा फॉर्मूला H बराबर V स्क्वायर T बाई R। अगर हीट कैलोरी में रहे तो J से डिवाइड करना होगा, J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 4.18 जूल पर कैलोरी। अब इस केस में बच्चा यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी सेम होगा तो H वेरीज 1/R। तो इस केस में यह फार्मूला हम लोग लगाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा इसी में चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेना है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में 3 गो लॉ पढ़े होंगे, H वेरीज I स्क्वायर, H वेरीज R, H वेरीज T, है ना। और जब भी सेम हो जाता है तब H वेरीज 1/R बोला जाता है। भी हीटिंग एलिमेंट है, इसमें हीट डेवलप हुआ H1, इसमें हीट डेवलप्ड हुआ H2। तो क्या होगा इस केस में, H1 और H2 में क्या हो जाएगा, हेयर इन पैरेलल ग्रुपिंग V इज सेम, दैट इज H वेरीज क्या चीज़ 1/R। तो हेयर H1/H2 बराबर R2/R1। यहाँ चूँकि H वेरीज 1/R एज V इज सेम, ये फार्मूला लगाएंगे, H बराबर V स्क्वायर T बाई R, H बराबर V स्क्वायर T बाई R, तो H वेरीज 1/R वाला बात। ये दो रेजिस्टर्स का सिंपल केस देख लिए, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 प्रोडक्ट बाई सम। अभी और केसेस सिखाते हैं, इसमें करंट का फार्मूला निकालना सीख ले पूरा। तभी जस्ट I1 बराबर क्या देखे, V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2। हम लोग I1 I2 का अलग अलग वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से I बराबर क्या है, V बाई RP। तो थोड़ा सा यहीं पर स्टार मार्क करके I बराबर V बाई RP, V इंटू प्रोडक्ट बाई सम, तो R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2। V की जगह I R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2।
V की जगह I इंटू आर पी लिखते और यहाँ पर इस तरह लिख देते। अब I1 बराबर क्या है मेरा बच्चा, V बाई R1, तो V बाई R1 करोगे तो क्या निकलेगा, I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 हो गया। I2 बराबर इसी तरह I2 बराबर बच्चों I इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। ये सब करंट डिस्ट्रीब्यूशन, मेन करंट I था और दो पार्ट्स में कैसे कैसे टूटा, I1 लिए तो ऊपर में R2 और I2 लिए तो ऊपर में R1। कहाँ से आया कैसे आया ये नहीं भी लिखते तो क्या होता, चलता V बराबर IRP इसी तरह से हो जाएगा। तो आप इसको लिख लें पूरा सबका। अब 3 वाला हम फिर से बता दें और तब उसका स्पेशल केस सब दिखाते, उसका एप्लीकेशन बताते हैं सीरीज और पैरेलल का। Three resistors of resistance R1, R2 and R3 are connected in parallel between 2 points M and N, यह N तो E भी N, with a battery of EMF E। बैटरी बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, आगे भाषा सब आएगा फिर से, भी वोल्ट है ना, और इतना ही वोल्ट इसके बीच में, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी, सब के लिए भी। यहाँ मेन करंट I दिखाएंगे, इससे करंट I1 बराबर V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2, I3 बराबर V बाई R3, सारा बच्चा। फिर मेन करंट यह I गया है तो I ही क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, है ना, और ये दो तीनों मिलकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP, या बैटरी दिखा दी V, या M, या N, और करंट I बराबर V बाई RP। अब यहाँ मेन करंट I बराबर ही 3 पार्ट्स में टूटा है, एज I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I के जगह मेरा बच्चा V बाई RP, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, इसलिए 1 बाई RP बराबर मेरा बच्चा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब इसी में 1 बाई RP बराबर यहाँ से LCM ले लिए, R1 इंटू R2 इंटू R3 और R2 इंटू R3, R1 इंटू R3, R1 इंटू R2। तो इसलिए RP बराबर लिखने का तरीका R1 इंटू R2, R1 इंटू R3, R2 इंटू R3 उलट जाएगा, R1 इंटू R2 इंटू R3, R1 इंटू R2, R1 इंटू R3, R2 इंटू R3। इस तरह से RP निकल गया मेरा बच्चा, इतनी बात। और फिर I बराबर V बाई RP, V बाई RP के जगह दिस मच है ना, तो 1 बाई RP RP निकाल लिए, I बराबर V बाई RP, और V बराबर क्या, I इंटू RP के जगह R1 इंटू R2 इंटू R3, ध्यान दे रहे हैं, R1 इंटू R2
R1 इंटू R3 R2 इंटू R3। अब एज इसलिए I1 बराबर जस्ट V बाई R1, तो V बाई R1 कितना होगा I इंटू R2 इंटू R3 बाई R1 इंटू R2 R1 इंटू R3 R2 इंटू R3। ये सब डायरेक्ट फार्मूला निकाल रहा है कि करंट I करंट जा रहा था तो पहला रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा, है ना। फिर दूसरे से क्या होगा, इसी तरह R1 इंटू R3 और डिवाइडेड बाई दिस R1 इंटू R2 R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3। और I3 खुद लिखा जा सकता है बच्चों, कहीं पर भी स्टैंडर्ड पॉइंट बना के I3 बराबर I इंटू R1 इंटू R2 बाई R1 इंटू R2 R1 इंटू R3 और R2 इंटू R3। ये वो फार्मूला याद रहेगा, सब का काम कर लेंगे। या करंट का डिवीज़न हुआ, कितना कितना करंट R1 R2 R3 से गया, वो डायरेक्ट फार्मूला सब दे रहा है। यह सीरीज और पैरेलल का बेसिक बात हम लोग सीख लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। 3 रेजिस्टर्स 2 रेजिस्टर, अभी n रेजिस्टर्स के केस में भी हम लोग इस तरह से बात करते चले जाएंगे। अब छोटी छोटी बात मैं बताने जा रहा हूँ फिर से आपको। बच्चों तो सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस बढ़ाने की बात होगी, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होगी, है ना। पैरेलल ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस को कम करने की बात होगी। सीरीज ग्रुपिंग में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उससे भी बड़ा होगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 जो सब R1 से भी बड़ा, R2 से भी बड़ा, R3 से भी बड़ा सीरीज। अब पैरेलल में क्या बोला जाएगा मेरा बच्चा, कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उससे भी क्या होगा, छोटा होगा। मान लो क्या है, 1 किलो ओम है और 1 माइक्रो ओम पैरेलल में 2 जोड़े हैं। एक रेजिस्टर्स 1 किलो ओम वाला और दूसरा रेजिस्टर्स 1 माइक्रो ओम वाला, तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में 1 माइक्रो ओम से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो ये छोटी सी पॉइंट है कि पैरेलल ग्रुपिंग में जितना रेजिस्टर्स जोड़ा जाए, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा रिजल्ट हम लोग को इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। तो इस तरह की बात को आपको दिमाग में रखना है। मैं अब छोटी छोटी बात को बताने जा रहा हूँ। If there are n identical resistors, each of a resistance are connected in series, then RS बराबर N इंटू R। इसी तरह इफ देयर आर n identical resistors, each of resistance are connected in parallel, then RP बराबर R बाई N, RS इंटू, इसी केस में RS इंटू RP बराबर R स्क्वायर, इसलिए R बराबर अंडर रूट RS इंटू RP। RS RP दिया रहे तो R है ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन गिव्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। स्टेटमेंट बनाने आना चाहिए मेरा बच्चा। और मेरा बच्चा RS बाई RP डिवाइड करो तो N स्क्वायर होगा। तो नंबर RS RP दिया रहे तो नंबर ऑफ
रजिस्टर्स, आइडेंटिकल रजिस्टर्स का नंबर का ये है वो निकाला जा सकता है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट सब डायरेक्ट लिखना है। अभी चलिए आगे और बढ़ते चले जा रहे हैं। 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, each of resistance are 3 identical resistance are connected in following 4 ways। कॉम्बिनेशन बना रहे हो बच्चों, रिपीटेड है रेजिस्टर्स, मतलब ऐसा 3 रेजिस्टर्स है, तीनों का यूज करना है। तो क्या होगा, तीनों यह आर, यह आर, यह आर सीरीज में हो गया पहला कॉम्बिनेशन, तीनों सीरीज में। तो यह तीनों मिलकर क्या देगा, एक रेजिस्टेंस देगा, जो किसके बराबर होगा, 3R के बराबर। एक कॉम्बिनेशन हो गया पहला। दूसरा क्या है मेरा बच्चा, तीनों क्या हो जाए, पैरेलल में हो जाए, आर आर आर। यह क्या देगा, तो R/3 देगा। थर्ड, 2 सीरीज जस्ट इस तरह का कॉम्बिनेशन कैपेसिटर सब में देखेंगे, यह आर, यह आर, और एक उसके साथ क्या चीज़ में, पैरेलल में बड़ा बच्चा। यह क्या देगा, यह 2R हो जाएगा और ये दोनों पैरेलल में होगा, प्रोडक्ट बाय सम। तो 2R प्रोडक्ट इंटू R बाई क्या चीज़ है ना, 2R + R 3R। तो यह दे देगा क्या चीज़, 2R/3। रिजल्ट भी बता रहे हैं। 3 कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों। चौथा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 पैरेलल और 1 सीरीज। तो फोर्थ कॉम्बिनेशन मैं दिखा दूँ, है ना। फोर्थ कॉम्बिनेशन, 2 पैरेलल, यह R, यह R, यह R मेरा बच्चा, यह R/2 हो जाए और यह R होगा तो 3R/2 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 3R/2। 4 पॉसिबल वैल्यू है। 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को 4 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं और उसका वैल्यू कितना क्या क्या होगा। अगर वैल्यू दिया रहे, R का वैल्यू 10 ओम है और कुछ इस तरह का वैल्यू दिए तो किस तरह अरेंज कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारा निकाला जा सकता है मेरा बच्चा। तो इस तरह की बातों को आप ध्यान में रखें मेरे बच्चों। अब 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस को, है ना, या 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स बोला जाए, कुछ सब चलेगा। 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन फॉलोइंग 4 वे। अब 3 डिफरेंट का मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ। तो 3 आइडेंटिकल को 4 तरीके से सजा सकते हैं। 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन भी 4 तरह का, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का भी कॉम्बिनेशन 4 तरीके से। तो सबका रिजल्ट अलग अलग दिखाते रहेंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस का केस बताएं। अब डिफरेंट रेजिस्टर्स की बात करते हैं। गणित वाले बच्चे बड़े बड़े सवालों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन के तरीके से बनाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहो। बेसिक बात हम लोग के फिजिक्स में ज़रूरत है। बच्चों आप कॉम्बिनेशन आती बनाने जा रहे हैं 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स का, है ना। रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन फॉलोइंग। अब दिखाने जा रहे हैं कई तरीके से उसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो आर कनेक्टेड इन फॉलोइंग 8 वे। छोटा पॉइंट तो यही होगा कि कितने तरीके से 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स को अरेंज कर सकते हो और 3 आइडेंटिकल को कितने। तो 3 आइडेंटिकल को 4 तरीके से और 3 डिफरेंट वाले को 1 तरीके से। तो कैसे कैसे करते हैं मैं इसी फिगर में पहले 2 बता दूं, R1, R2, R3। ये रिजल्ट होगा नहीं, R1 + R2 + R3 होगा, या R1 या R2 और यह R3। रिजल्ट क्या होगा, तो 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
जो होगा। अब इसमें क्या होगा, तीसरा कॉम्बिनेशन यही बना दे, R1 R2 और R3। अब इसमें 2 कॉम्बिनेशन और बनेगा मेरा बच्चा, यहाँ पर R2 भी, फिर R3 है ही, R1 और R2 2 बार अलग अलग केस बनेगा, तो इससे 3 केस होगा, और इसमें भी कई केस हो जाएगा 3, तो 6 2 8 केस हो जाएगा टोटल। तो ये सब रिजल्ट को हम उसी में जोड़ दिए। पहले इस तीनों को आराम से, फिर अब चौथा पांचवा हम इसी में दिखा ले। तीनों सीरीज, तीनों पैरेलल, 2 सीरीज, एक पैरेलल में 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो क्या बनेगा फोर्थ में बच्चा, R2 R3 और यह R1। फिफ्थ में मेरा बच्चा R1 R3 और नीचे R2। सबका रिजल्ट निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहे तो ये सब, ये 5 केस हो गया। अब चले 3 और डिफरेंट केस की बात करने चले, इसी में साइड में ले चलते हैं आपको हम, और 3 डिफरेंट केस दिखाते हैं, 2 पैरेलल और एक सीरीज वाला, है ना। यह R1, यह R2 और यह R3। फिर 7th, यह R2 और यह R3 और यह R1। यह 8वां लास्ट, यह R1 R3 और यह R2। ये 8 कॉम्बिनेशन बनेगा मेरा बच्चा, 3 डिफरेंट वाला, और 2 आइडेंटिकल और 1 डिफरेंट हो तो 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। वो आप घर पर प्रैक्टिस करें खुद, है ना, कि 2 आइडेंटिकल और 1 डिफरेंट में कई केस बनेगा। इसका भी 2 केस होगा और इसका भी 2 केस होगा। 2 केस तो ये रहेगा ही, पैरेलल सीरीज और पैरेलल, और 2 केस इसका और 2 केस इसका बनेगा, बस तो 6 केस बनेगा। तो इन तरह के चीज़ों का देख लें। और फिर मैं अभी इसी पर हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ाने की बात होती है, पैरेलल में रेजिस्टेंस घटाने की बात होगी। आगे चलकर एक टर्म आएगा शंट, दिखाएंगे, वो भी समझने का चीज़ होगा, इसी पर पैरेलल ग्रुपिंग पर ही होगा, तो ध्यान देना है। तो फिगर बना रखा हूँ मैं, 2 डिफरेंट मेटालिक रॉड है, एक का लेंथ L1 है, दूसरे का लेंथ L2 है, और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है। डिफरेंट भी लेंगे, लेंथ सेम भी ले सकते हैं, और मटेरियल अलग अलग है, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, वो दिखाई दे रहा है सीरीज में कनेक्टेड। जितना करंट इससे उतना ही करंट इससे जाना है। मेरी बात को समझो तो इसका बोलता है क्या चीज़, कॉम्बिनेशन का इफ़ेक्टिव रेजिस्टिविटी बताओ, इफ़ेक्टिव कंडक्टिविटी बताओ। तो तुमको यहाँ पर क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है मेरा बच्चा, R1 बराबर, इसी फिगर में बस मैं चर्चा कर रहा हूँ, ρ1 L1/A, और R2 बराबर ρ2 L2/A। RS बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, R1 + R2। RS के जगह क्या लिखेंगे, ρS, यही निकालना है हमको, है ना, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एरिया और लेंथ कितना, L1 + L2, टोटल मिलकर एक रॉड की तरह काम करेगा, जिसकी रेजिस्टिविटी ρS क्या होगा बच्चों, R1 + R2, ρ1 L1/A, ρ2 L2/A। क्या रिजल्ट देगा, ए है ना, ρL/A, सॉरी L1 + L2/A। यही क्लासरूम रहता मेरा, तो मेरा बच्चा बोलता सर यहाँ ये हो मिस्टेक हो रहा है आपसे, सर कुछ गलत हो रहा है वहाँ, यहाँ मेरे को ही देखना, मेरे को चेक करना, मैं बढ़ते चले जा रहा हूँ, देखेंगे, है ना। तो क्या होगा, ए सब में से कैंसिल हो गया, तो ρS बराबर क्या बच गया, ρ1 L1 + ρ2 L2/L1 + L2। और इफ़ L1 बराबर L2,
देन रो एस बराबर रो 1 प्लस रो 2/2। ये डायरेक्ट निकल गया सारा बच्चा। करंट क्या है, सेम है। और अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी बात करें तो यहाँ पर क्या है, करंट सेम है। I/NAE के आधार पर हम लोग करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मटेरियल अलग अलग होगा तो N1 N2 का वैल्यू आपको निकालना सिखाए हुए, N1 N2 मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सवाल आ रहा है, मैं सवाल बताने का कोशिश करूँगा फिर से। तो N0XD/M सिखाए थे। X था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर आइटम, D डेंसिटी और M एटॉमिक मास बोलते थे। तो इस तरह की बातों को आप याद रखना है। तो यह निकल गया। कंडक्टिविटी में फार्मूला क्या हो जाएगा, इसी तरीक़ा से बच्चों, हैं इसी रिजल्ट से क्या होगा, 2 रो एस बराबर रो 1 प्लस रो 2। रो एस के जगह इस केस को हम स्पेशली बता रहे हैं, नहीं तो इसी में 1/σ1 1/σ2, सिग्मा इज द रेजिस्टेंस। क्या लिखोगे, 2/σs 1/σ1 1/σ2, सिग्मा एस बराबर 2σ1 इंटू σ2 बट्टा σ1 प्लस σ2। हार्मोनिक मीन या अरिथमेटिक मीन, इस तरह की भाषाओं को ध्यान में रखना। यह इस सवाल का पॉइंट था मेरा बच्चा, है ना। या जब यह तब इस केस में जब इफ L1 बराबर L2, तो इस तरह अब सवाल समझ गए। तो इसमें और डिफरेंट केसेस और भी बना सकते हैं और भी लगा सकते हैं। अब चले केस में, यह पैरेलल कम्बिनेशन का केस है दूसरे सवाल में, है ना। मैं इसको पहले मिटा ही लेता हूँ। और था इसमें जस्ट रिजल्ट क्या होगा, सिग्मा P बराबर σ1 प्लस σ2/2, σ1 प्लस σ2/2। और सिग्मा P बराबर क्या होगा, तो है ना सिग्मा, है ना, रो P बराबर क्या होगा, तो 2 रो 1 इंटू रो 2 बट्टा रो 1 प्लस रो 2। सारा चीज़ मिलता जुलता होगा, सब रिजल्ट पहले से पता है, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये देखो बच्चों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी। R1 बराबर क्या है, एज R1 बराबर रो 1 इंटू L/A1 एंड R2 बराबर रो 2 L/A2। लेंथ सेम क्या होगा, एज 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। RP के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 1/RP, RP के जगह रो P पैरेलल वाला इंटू L/A1 प्लस A2। नहीं तो ऊपर ही उलट देते इसी में। यहीं पर क्या है, आप समझ गए कि स्टेप सर उड़ा दिए। क्या लिखाएगा, A1 प्लस A2 रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बोलने जा रहे हैं। अब बाई रो इंटू एल, तो रो P इंटू एल। यहाँ पर A1 रो 1 इंटू एल, A2 रो 2 इंटू एल, 1/L गॉन, 1 रो P बराबर चाहे A1 प्लस A2, A1 रो 1 A2 रो 2, अब बाई क्या A1 प्लस A2। ये काम का चीज़ निकला। इसी में कंडक्टिविटी की बात कर दे तो क्या होगा, 1 रो P बराबर सिग्मा P, A1 σ1 A2 σ2 बाई A1 प्लस A2। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और इफ़ A1 बराबर A2, इसी में इफ़ A1 बराबर A2 तो क्या होगा, सिग्मा P बराबर σ1 प्लस σ2/2। रो वाला में इसी तरह आप ड्राइव कर सकते हो, यहीं से भी ले सकते हैं, है ना, कि रो P बराबर क्या होगा, है ना। अलग से भी करें, यहाँ कहाँ, इसी में रो P बराबर A1 प्लस A2 बाई A1 बाई रो 1 प्लस A2 बाई रो 2। उससे भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, है ना। और यहाँ भी क्या होगा, इफ़ A1 बराबर क्या चीज़, A2 वाला केस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ़ A1 बराबर A2, रो P बराबर 2 रो 1 इंटू रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2, है ना। एक बार बढ़िया से इसको लिख लीजिए अलग से, है ना। इफ़ A1 बराबर A2 देन
रो पी बराबर 2 रो 1 इंटू रो 2 बटा रो 1 प्लस रो 2। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, तीन गो सब फार्मूला। यहाँ पर हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है। यह हार्मोनिक मीन बोला जाएगा, अरिथमेटिक मीन बोला जाएगा। तो इस तरह के रिजल्ट सबको डायरेक्ट आपको यूज करना है। एक और प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ तो और आज के लेक्चर को थोड़ा सा रेस्ट देंगे। ये बेसिक बात था सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग मेरा बच्चा, है ना। और तब हम लोग सेल की बात करेंगे, बैटरी की बात करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जिसको बोलो, है ना। और आगे डिफरेंट केसेस, किरचॉफ्स लॉ ऑफ मीन हम लोग को पढ़ना है। आप with temperature coefficient of resistivity alpha 1 and resistance alpha 1 and alpha 2, temperature coefficient of resistance alpha 1 and alpha 2 have resistances क्या चीज़ R01 R02 at 0 degree C. Find the temperature coefficient of the combination of two resistors when they are connected in series and in parallel. तो केस फर्स्ट करने जा रहे हैं इन सीरीज। समझने का ये रेजिस्टेंस था, चलो यह R01 R0 एट 0 डिग्री C मिलकर यह R0S बोले। यह कितने के बराबर R01 प्लस R02। अब एट T डिग्री C यह RT1 यह RT2। सेकेंड का RT1 बराबर मेरा बच्चा R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू T। RT2 के जगह मेरा बच्चा T2 R0 यहाँ R01 R02 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू T। और यह मिलकर क्या देगा मेरा बच्चा RTS बराबर, है ना, दिस प्लस दिस RT1 प्लस RT2। और RTS का फॉर्मूला यहाँ क्या लिखोगे R0S 1 प्लस अल्फ़ा S इंटू T। दिस अल्फ़ा S इज़ टू इवेलुएट। उस अल्फ़ा S को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब क्या है R0S के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं R01 प्लस R02। RTS के जगह क्या लिखेंगे दिस प्लस दिस। अब सॉल्व करना है मेरा बच्चा। तो पहले इतना को आप समझ लीजिए ढंग से, है ना। मैं सवाल को ही मिटा देता हूँ, फिर इसके ऊपर वाले बात को लिखते चले जाता हूँ। RTS के जगह लिखेंगे R0S 1 प्लस अल्फ़ा S इंटू T। और यह RTS बराबर RT1 प्लस RT2। और RT1 के जगह क्या लिखेंगे R01 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू T। R02 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू T। चला जाए R0S R01 प्लस R02 R0S। और इसको हम मल्टीप्लाइड किए इसी में, चाहे रहने दें, 1 प्लस अल्फ़ा S इंटू T। यहाँ से R01 प्लस R02 ये दोनों टर्म R01 अल्फ़ा 1 इंटू T R02 अल्फ़ा 2 इंटू T। इसको जो हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे बच्चों, तो यह फर्स्ट टर्म R01 R02 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या R01
प्लस R02 इंटू अल्फ़ा S इंटू टी। एक स्टेप उड़ाया, आप करना खुद, और बराबर क्या, R0 अल्फ़ा 1 इंटू टी, R02 अल्फ़ा 2 इंटू टी। मेरा बच्चा यहाँ भी टी सब में से कैंसिल आउट। अल्फ़ा S क्या बचेगा, R0 अल्फ़ा 1 R0 अल्फ़ा 2 बाई R01 प्लस R02। इसको सिंप्लीफाइड वे में याद करने का तरीका क्या होगा मेरा बच्चा, अल्फ़ा S बराबर R1 अल्फ़ा 1 R2 अल्फ़ा 2 बाई R1 प्लस R2। n रजिस्टर्स का केस हो, सीरीज कॉम्बिनेशन का केस हो, तो इसी को जनरलाइज कर देंगे, R1 अल्फ़ा 1 R2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 Rn अल्फ़ा n बाई क्या, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn। R01 को ही R1 लिख दिए मेरा बच्चा, R02 को R2 लिख दिए। तो इस तरह से याद रखने में सुविधा होगा कि अल्फ़ा S बराबर R1 अल्फ़ा 1 प्लस R2 अल्फ़ा 2 बाई R1 प्लस R2। मेमोरी में आ गया, काम हो जाएगा, है ना। वो डायरेक्ट आपको फार्मूला को रखना है आपके अपने मेमोरी में। या सीरीज कॉम्बिनेशन का केस पर है, n रजिस्टर्स का केस बता दिए। RS बराबर R1 अल्फ़ा 1 प्लस R2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 Rn अल्फ़ा n बाई R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn। अब इसी तरह का पैरेलल का कॉम्बिनेशन में बता था। ये सीरीज पैरेलल का थोड़ा सा 11 10th के नीचे नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों, 10th के ऊपर की बात है, तो ये 12 के स्तर की बात है। 10th में वही सिंपल RS/RP का फार्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। छोटा छोटा सवाल सब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप खुद ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस से पहले तक का जो भी सवाल सब हो उसको रिवाइज करना, जो जो टॉपिक पर हैं उससे रिलेटेड सवाल सब हो। एट 0 डिग्री C की बात करें फिर, या R01 R02, और ये दोनों मिलकर क्या देगा मेरा बच्चा, इस तरह का केस देगा। R0P बराबर R01 R02 प्रोडक्ट बाई सम R01 R02, और एट T डिग्री C यह RT1 यह RT2, यह क्या देगा मेरा बच्चा, 1 बाई RTP बराबर 1 बाई RT1 प्लस 1 बाई RT2, इस तरह का रिजल्ट। और RTP क्या होगा, RTP बराबर R0P इंटू 1 प्लस अल्फ़ा P इंटू टी, ये डायरेक्ट। अब यहाँ पर से क्या है, 1 बाई RTP बराबर 1 बाई RT1 प्लस 1 बाई RT2, कहाँ से, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1, इसका वैल्यू रखो। 1 बाई RTP बराबर R0P, R0P का फॉर्मूला दिस मच, तो R01 इंटू R02 बाई R01 प्लस R02 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा P इंटू टी। और 1 बाई RT1 के जगह यहाँ पर RT1 का फॉर्मूला R01 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू टी। RT2 का फॉर्मूला R02 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी। इसका फॉर्मूला यहाँ से 1 बाई R01 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू टी प्लस 1 बाई R02 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी। अब बच्चों इसको ऊपर ले जाएं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलेंगे, 1 प्लस एक्स होल का पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स, है ना।
इतनी बात लिख लेने के बाद अब मैथमेटिक्स है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कर लें, इसको मिटा ही देते फिगर को, तो चाहे यहाँ साइड में चले जाते थोड़ा सा, है ना। तो साइड में क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा पी इंटू टी, डायरेक्ट लिख दिए इसको ऊपर ले जाके, पावर -1 होगा और 1 माइनस अल्फ़ा पी इंटू टी लिख दिए। और ये टर्म क्या होगा मेरा बच्चा, R01 R02, इसको इसी फॉर्मेट में रहने दिया जाए या इस टर्म को ऊपर ले जाए, यहाँ लिखे। अब इसको हम लोग क्या करें, R01 प्रोडक्ट बाई क्या चीज़, सम था, यहाँ रिज़ल्ट R01 बाई RTP बराबर R0P, है ना। इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ देख ले एक बार फिर से मेरे बच्चों, RTP बराबर R0P 1 प्लस अल्फ़ा PT 1 बाई RTP बराबर, है ना। तो R0P के जगह क्या लिखे, वो R0P, है ना। तो R0P 1 बाई R0P, तो यहाँ उल्टा हो गया है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक। R0P बराबर दिस मच, तो नीचे क्या होगा, R01 प्लस, है ना, R01 इंटू R02, यहाँ ध्यान देना है बच्चों, मिस्टेक हो रहा था, इंटू दिस मच, यहाँ पर क्या चीज़ प्लस, R0P बराबर उतना था, है ना। तो R0P के जगह RTP बराबर R0P, तो R0P के जगह यहाँ RTP में R0P नीचे, और R0P के जगह ये प्रोडक्ट नीचे हो जाएगा, सम ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ इसको अब क्या करें हम लोग, इसी से डिवाइड कर दे, तो यह क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, यहीं पर 1 बाई R01 प्लस 1 बाई R02 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, कंफ्यूज हो रहे थे हम, लेकिन आपको कर लेना है उसको खुद। RTP का वैल्यू उठा के वहाँ से क्या करना है, डालना है इस वैल्यू को, और R0P का वैल्यू उससे डालना है इसमें। इतना हो गया। RHS क्या होगा बच्चों, 1 बाई R01 1 माइनस अल्फ़ा 1 इंटू टी, और फिर 1 बाई R02 1 माइनस अल्फ़ा 2 इंटू टी। अब बच्चों यहाँ से क्या करें, सॉल्व करने का कोशिश करें। इसके बाद स्टेप कितना होगा, 1 बाई R01 माइनस 1 बाई R01 अल्फ़ा P इंटू टी, ये पहला हो गया। दूसरा में फिर 1 बाई R02 माइनस 1 बाई R02 अल्फ़ा P इंटू टी। RHS में मेरा बच्चा 1 बाई R01 माइनस 1 बाई R01 अल्फ़ा 1 इंटू टी, और फिर 1 बाई R02 इंटू 1 माइनस R02 इंटू अल्फ़ा 2 टी। यह 1 बाई R01 1 बाई R02 दोनों साइड से गॉन, टी सब टर्म में से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या होगा, सब में से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा P R01 बाई R01 प्लस 1 बाई R02 1 बाई R01 प्लस 1 बाई R02 टी गॉन कर दिए। LHS हो गया। RHS में मेरा बच्चा ये टर्म कैंसिल हो गया, टी कैंसिल हो चुका है, तो अल्फ़ा 1 बाई R01 अल्फ़ा 02 बाई R02 अगर हम लोग इस तरह की बात करें तो अल्फ़ा P बराबर क्या होगा, फाइनल रिज़ल्ट ऊपर थोड़ा सा, अल्फ़ा P बराबर कितना,
अल्फ़ा 1 R01 अल्फ़ा 2 R02 बाई 1/R01 प्लस 1/R02। इसको सिंप्लीफाइड करके लिखने का तरीका क्या होगा, यही चीज़ हो गया। यदि गिवन है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और इस तरह इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा मेरा बच्चा, अल्फ़ा 1 R02 अल्फ़ा 2 R01 हाउ मच, ये प्रोडक्ट दोनों से कैंसिल होगा और नीचे बचेगा R01 प्लस R02 दिस मच। और याद करने का तरीका मेरा बच्चा थोड़ा सा ऊपर है ना, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फ़ा पी का फॉर्मूला अल्फ़ा 1 इंटू R2 प्लस अल्फ़ा 2 R1 बाई R1 प्लस R2। वहाँ था सीरीज वाला में मेरा बच्चा अल्फ़ा 1 R1 प्लस अल्फ़ा 2 R2 अब बाई R1 प्लस R2। यहाँ पर क्या हो गया, अल्फ़ा 1 इंटू R2 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू R1 बाई R1 प्लस। और इसी तरह में इन केस ऑफ n रेजिस्टर्स इन पैरेलल क्या होगा रिजल्ट, अल्फ़ा पी बराबर अल्फ़ा 1/R1 अल्फ़ा 2/R2 और डॉट 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 मेरा बच्चा अल्फ़ा n/Rn बाई क्या 1/R1 1/R2 डॉट डॉट 1/Rn। यह जनरल केस है, सामान्य तौर पर दो ही वाला से यूज हो जाएगा आपका काम। लेकिन एन रॉड का सीरीज कॉम्बिनेशन हो, एन रॉड का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो रेडीमेड फार्मूला MTR लिखना, मुझे तो रटना है ना, DR डायरेक्ट रट्टा मारना है इस सब फार्मूला का। कंसेप्ट जितना बनाना है, सॉल्व जितना करना है कर लो भाई। यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था लेकिन वैल्यू पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन है ना, तो उसका सही चीज़ आपको कर लेना है। तो यहाँ रिज़ल्ट सबको डायरेक्ट याद करना है। तो मैं आज के क्लास में मेनली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात किया। अभी ढेर सारा रिलेटेड इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम है मैं बताऊँगा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आज का टॉपिक था, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे मैं सेल सब की चर्चा करूँगा है ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करूँगा, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करेंगे है ना। पिछले लेक्चर इस सब में कलर कोडिंग सब सिखाए थे, उसका प्रैक्टिस करते रहना। पिछले लेक्चर्स को सारे को रिवाइज कर लेना है अगले लेक्चर की पढ़ाई के लिए, और तब हम लोग आगे की बात करेंगे बच्चों। अब इसी उम्मीद के साथ फिर कि आप स्वस्थ होगे और अच्छे सोच के साथ पढ़ाई को जारी रखोगे बच्चों, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और मेरे सारे बच्चे जो हम मेरे से जुड़े हुए हैं पहले से 12 के सारे बच्चे, आप निर्भीक होकर है ना आगे क्या करें, पढ़ाई करते रहें है ना। इस महामारी के दौर में डरना भी नहीं है, आपको सुरक्षित रहना है और पढ़ाई करते रहना है घर पर रह के, ठीक है। आप जो प्रॉब्लम ये सब होगा फिर मैं फेस टू लाइव भी बीच में आने का कोशिश करूंगा आपके साथ। मैं टास्क दिया था कल SC वर्मा से एक सवाल कहना बोले थे, वर्कआउट बनाना फर्स्ट 2 चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात कर रहा था मैं है ना। तो चैप्टर नंबर मेरे को याद नहीं है, लेकिन आप SC वर्मा का दोनों गॉस लॉ और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पहला चैप्टर है और गॉस लॉ उसके बाद वाला चैप्टर, दोनों का वर्कआउट मैं कहा था, ठीक है। आपके पास जो बुक है उससे भी आप अपना क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे, NCERT का कॉपी बनाने का कोशिश करें। अभी कैपेसिटर बाकी है, फर्स्ट चैप्टर तो पूरा बनना है NCERT का है ना, 12 का फर्स्ट वॉल्यूम। अब सेकंड वॉल्यूम का भी, सेकंड चैप्टर का भी है ना, फर्स्ट वॉल्यूम का सेकंड चैप्टर का भी बहुत सारा सवाल बन जाएगा, लेकिन कैपेसिटर पढ़ने के बाद उसको एक साथ हम लोग तो हम लोग किरचॉफ लॉ तक आते हैं तो फिर कैपेसिटर में ले चलेंगे मेरे बच्चों। तो अभी हम लोग करंट के अगले लेक्चर में भी करंट का बात करेंगे, आगे का बात करेंगे है ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और इस तरह की बात को लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग स्वस्थ रहो और पढ़ाई करो मेरे बच्चों, है ना, ठीक है।